Hello everyone, this is your BA third year class. Today topic is स्वामी विवेकानंद. ओके, आज इस क्लास में हम स्वामी विवेकानंद के बारे में रीड करने वाले हैं. फर्स्ट एक कोटेशन देख लीजिए. स्वामी विवेकानंद ने कोटेशन लिखी है, अराइज अवेकन एंड स्टॉप अंटिल द गोल इज रीच्ड. इसका मतलब क्या है? उठो, जागो और प्रतीक्षा मत करो. ठीक है, जब तक कि तुम अपने गंतव्य को प्राप्त ना कर लो. मतलब जब तक तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य ना मिल जाए तब तक तुम्हें रुकना नहीं है. ओके, 19वीं शताब्दी में जब स्वामी विवेकानंद आए थे उस समय जो पश्चिमी देश थे, वेस्टर्न कल्चर, वो भारत को एक अशिक्षित, इलिटरेट, अविकसित, कुसंस्कारग्रस्त, हत गौरव तथा दास जाति के देश के रूप में जाना जाता था. मतलब भारत की जो कंडीशन थी वो एक अच्छी कंडीशन नहीं थी ब्रिटिश देशों में. ओके, जो ब्रिटिश देश था और जो पश्चिमी देश थे उनमें भारत की कंडीशन अच्छी नहीं थी. और इसीलिए जो ईसाई धर्म के प्रचारक थे वो इंडिया में आ गए थे और अपने ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे, जिससे लोग हिंदू धर्म को छोड़ के ईसाई धर्म को अपना लें. और ये काम उनका और आसान हो गया क्योंकि विदेशी देशों ने उनका सपोर्ट किया. ओके, फिर पहले ऐसे व्यक्ति स्वामी विवेकानंद ही हैं जिन्होंने दूसरे देशों में जाके हिंदू धर्म की विशेषताओं को बताया और लोगों को उसकी क्वालिटीज़ के बारे में इन्फॉर्म किया. ठीक है, हिंदू धर्म की गौरवशाली महानता और उसकी श्रेष्ठता से विश्व को और विशेषकर पश्चिमी जगत को परिचित कराने का काम विवेकानंद ने ही किया. ठीक है, अब देखिए इनका जीवन परिचय देख लेते हैं. इनका जन्म का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था. ठीक है, स्वामी विवेकानंद ये कब बने थे? जब इन्होंने संन्यास ले लिया था. उसके बाद इन्होंने अपना नाम बदलकर विवेकानंद रख लिया, वरना जो इनका बचपन का नाम था वो नरेंद्र नाथ दत्त था. इनका जन्म कोलकाता के एक संपन्न और प्रतिष्ठित परिवार में 12 जनवरी सन 1863 को हुआ है. जो कल ही गई है आपकी 12 जनवरी, उसे ही हम यूथ डे कहते हैं, है ना, युवा दिवस. वो इन्हीं के जन्म के उस पर मनाया जाता है. इनके पिता विश्वनाथ दत्त उच्च न्यायालय के वकील थे, हाई कोर्ट के, तथा वे संस्कृत, फारसी और कानून के विद्वान थे. और इनकी माता एक धर्मपरायण महिला थी. तो इन पर भी उन दोनों का ही प्रभाव पड़ा था. और ये बचपन से ही कैसे थे? बहुत करुणा, सहृदयता, सहानुभूति वाले व्यक्ति थे. ठीक है, और ईश्वर में आस्था रखते थे. ओके, अब इनकी पिता की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, मतलब अचानक से मृत्यु हो गई थी, इसलिए इनकी फिर एजुकेशन रह गई थी. इन्होंने ग्रेजुएशन ही किया था. ठीक है, ये स्वभाव से ही आस्तिकता एवं आध्यात्मिकतावादी इनमें कूट कूट कर भरी थी. आस्तिकता मतलब ये भगवान में बहुत बिलीव करते थे और स्पिरिचुअलिटी को मानते थे, आध्यात्मवाद को. ठीक है, इनका मन जिज्ञासाओं से भरा हुआ था, क्यूरियस थे, ये हर समय कुछ ना कुछ जानना चाहते थे. तो इन्होंने अपना मेन लक्ष्य क्या बना लिया? मैं ईश्वर के बारे में जानूँ, ईश्वर क्या है. बहुत सारी क्यूरियोसिटी आई इनके मन में. ये जगह जगह घूमे. फिर इन्हें 1881 में दक्षिण में स्वामी रामकृष्ण परमहंस मिले, जिन्होंने इनकी सारी जिज्ञासाओं को शांत किया, इनको सारे आंसर दिए. फिर 6 साल तक ये उन्हीं की सेवा में रहे. फिर जब वो एक्सपायर हो गए, उनका अंत समय आ गया. ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी सारी पावर आपको दे दी है, विवेकानंद को. ठीक है, फिर इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया और अपना नाम बदलकर विवेकानंद रख लिया. ओके, फिर ये इंडिया में आए और इंडिया में घूमना शुरू करा इन्होंने, है ना. फिर 1893 में अमेरिका में, यूएसए में, शिकागो में एक सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ. तो सब लोगों ने इन्हें कहा कि आप वहाँ पर जाइए. ठीक है, धर्म का मैटर था और ये धर्म से बहुत रिलेट करते थे, तो सब लोगों ने हेल्प करके इन्हें वहाँ पर भेजा. और इन्होंने वहाँ पर जो अपना लेक्चर दिया, भाषण दिया, उससे सब बहुत प्रभावित हुए. ठीक है, वहाँ के न्यूज़पेपर में भी ये प्रिंट हो गया कि इनसे ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति कोई नहीं है, क्योंकि इन्होंने क्या योगदान दिया कि सबका एट लास्ट जो सबके ईश्वर हैं वो एक ही है. ठीक है, तो सब लोगों ने इनका वहाँ पर बहुत सम्मान किया और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हो गई, मतलब इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी मिल गई. ओके,
फिर इसके बाद देखिए, फिर इन्हें बहुत सारे धर्म सम्मेलनों में बुलाया गया। अमेरिका में भी इन्होंने 3 साल तक नई नई जगहों पर भाषण दिए, है ना। फिर ये इंग्लैंड चले गए, इंग्लैंड में भी भाषण दिए, अपने धर्म का प्रचार किया, हिंदू धर्म का, ठीक है। फिर ये 1896 में 1896 में भारत वापस आ गए, और फिर इन्होंने क्या काम करा, भारत में जो बुराइयां थी इनके धर्म में उसको दूर करने का काम करा, और भौतिकवादी जनता के सम्मुख आध्यात्मवाद का दर्शन प्रस्तुत करा कि हमें जो लग्जरियस लाइफ है उसको छोड़कर स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। 1897 में इन्होंने कोलकाता के पास एक बेलूर नामक स्थान है, वहाँ पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, ठीक है। फिर और जगह कई सारी ब्रांचेस भी खोली रामकृष्ण मिशन की, ठीक है। और फिर वो बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे, उन्होंने बहुत सारा लोड अपने ऊपर ले लिया था, तो फिर वो 39 ईयर्स की अल्प आयु में ही शरीर को त्याग दिया, ठीक है। बहुत कम एज में ही ये एक्सपायर हुए थे, 1902 में, 39 वर्ष की आयु में, ठीक है। इन्हें भारतीय पुनः जागरण का अग्रदूत घोषित कर दिया गया है। अब देखिए इनके सामाजिक विचार, सोशल व्यूज ऑफ विवेकानंद। मूल रूप से एक धार्मिक चिंतन और सुधारवादी होते हुए भी धर्म सुधार के लक्ष्य को प्राप्ति हेतु उन्होंने समाज सुधार पर ही जोर नहीं दिया, उसे अनिवार्य भी बताया। इन्होंने क्या कहा कि हमें सिर्फ समाज को सुधारना नहीं है, ये कंपलसरी है, मतलब हमें सुधरना ही है। एक तो होता है कि ये काम है कि हमें करना है, लेकिन इन्होंने बताया ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना से इन्होंने इस पर पूरा जोर दिया कि हमें जो यहाँ पर बुराइयां हैं समाज में उनको दूर करना है, ठीक है। इन्होंने पुनरुत्थानवादी आंदोलन, मतलब दोबारा जागरण, पुनः जागरण जिसे हम कहते हैं, उसका समर्थन किया कि हम लोगों को आध्यात्मवाद का सहारा लेकर लोगों को जगाना है, ठीक है। अब इसमें हेडिंग देखिए, जाति व्यवस्था एवं ब्राह्मण प्रभुत्व का विरोध, अगेंस्ट ऑफ कास्ट सिस्टम। ये जाति व्यवस्था के बिल्कुल अगेंस्ट थे, है ना। और पहले आपने देखा होगा ब्राह्मण वर्ग को ज़्यादा उच्च माना जाता था और बाकी जातियों को इतना अच्छा नहीं माना जाता था, और सबसे ज़्यादा बुरा व्यवहार शूद्र जाति के लोगों के साथ किया जाता था। तो ये इसके बिल्कुल अगेंस्ट थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने देखा ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि मैं उच्च वर्ग को निम्न वर्ग की तरफ ले आऊँ, है ना। तो उन्होंने ये डिसाइड करा कि मैं निम्न वर्ग को इतना ऊपर उठाऊं कि वो उच्च वर्ग के साथ जाकर मिल जाए। नेक्स्ट, तत्कालीन शिक्षा पद्धति का विरोध। उस समय जो शिक्षा एजुकेशन थी उसके ये बिल्कुल अगेंस्ट थे, क्योंकि उसमें बहुत सारी बुराइयां थी, और ये क्या चाहते थे कि इंसान का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये उस शिक्षा का विरोध करते थे, और ये किसको अच्छा मानते थे, गुरुकुल प्रणाली को, जो पास्ट टाइम में गुरु शिष्य की परंपरा थी उसे दोबारा जागरूक करना चाह रहे थे। नेक्स्ट, पश्चिमी अंधानुकरण का विरोध, अगेंस्ट ऑफ वेस्टर्न कल्चर। ये जो लोग वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करे जा रहे थे उसके विरोध में थे ये, कि हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है, लेकिन भारतीय परंपराओं का ही सहारा लेकर, मतलब भारत हमारी पृष्ठभूमि होनी चाहिए, हम उसी के अनुसार अपना विकास करेंगे। नेक्स्ट, मूर्ति पूजा का समर्थन, सपोर्ट आइडल वर्शिप। जहाँ पर उस समय लोग वेस्टर्न कल्चर के प्रभाव से मूर्ति पूजा का विरोध करते थे कि हमें मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये उसका समर्थन करते थे। इन्होंने कहा भी है कि मैं कभी ऐसा ही कहता और सोचता था कि हमें मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, ये सही नहीं है, लेकिन मुझे इसका दंड क्या मिला कि मैं ऐसे पुरुष के चरणों में बैठकर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ी जिसने मूर्ति पूजा के माध्यम से ही सब कुछ प्राप्त किया था। और ये किसकी बात कर रहे थे, रामकृष्ण परमहंस की, ठीक है। तो इसलिए ये मूर्ति पूजा का समर्थन करते थे कि हमें मूर्ति पूजा करनी चाहिए, कि जो लोग भगवान को बिना मूर्ति पूजा के नहीं पा रहे हैं, तो कम से कम मूर्ति पूजा एक जरिया तो है उनका भगवान तक पहुंचने का, तो हमें उसका विरोध नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, अधिकार नहीं कर्तव्य पर जोर, एम्फेसिस ऑन ड्यूटी नॉट राइट। वो कर्तव्य पर जोर देते थे कि हमें काम करना है, ठीक है। अधिकार पर नहीं कि इस चीज़ पर हमारा अधिकार है, ये हमें मिलना चाहिए, हमें सबसे पहले अपनी ड्यूटी पर फोकस करना चाहिए कि हमें क्या कर्म करना है। जैसे गीता में कहा गया है कर्म पर जोर दीजिए, ठीक है। तो ये भी उससे इंस्पायर थे और ये कर्म पर जोर देते थे।
नेक्स्ट, क्रांतिकारी विचारों का असमर्थन, अगेंस्ट ऑफ रिवॉल्यूशनरी आइडिया। ये क्या चाहते थे, सारे काम शांतिपूर्ण साधनों से हों, मतलब जिससे हमें काम करना है, समाज में परिवर्तन लाना है, वो बहुत शांति से हो, हम उसमें कुछ भी क्रांतिकारी नहीं करेंगे। ठीक है। स्वामी विवेकानंद सामाजिक सुधारों हेतु क्रांतिकारी तरीकों के पक्ष में नहीं थे। ओके, फिर देखिए विवेकानंद के राजनीतिक विचार, पॉलिटिकल व्यूज ऑफ विवेकानंद। वैसे तो ये राजनीतिक नहीं थे, है ना ही राजनेता थे, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने इनके जो थॉट्स थे, इनके विचार थे, उनको राजनीतिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट माना। ठीक है, कि इन्होंने राष्ट्रवाद, स्वतंत्रता, समाजवाद सब पर अपने विचार व्यक्त किए, जो कि बहुत ज़रूरी थे। इससे लोगों का आध्यात्मिक उत्थान हुआ। इसमें हेडिंग है आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिरिचुअल नेशनलिज्म। ये क्या चाहते थे, सब लोग स्पिरिचुअल की तरफ जाएं, मतलब आध्यात्मवाद की तरफ जाएं, जिससे ही हम सब एक अपने आप का पूरा विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्वतंत्रता समर्थन, फ्रीडम सपोर्ट। ये स्वतंत्रता का बहुत समर्थन करते थे कि हम अपना सर्वांगीण विकास तभी कर सकते हैं जब हमें स्वतंत्रता मिले। इन्होंने सन्यासी के गीत में स्वतंत्रता के ऊपर एक लेख भी लिखा था, अपनी बेड़ियों को तोड़ डालो, उन बेड़ियों को जिन्होंने तुम्हें बांध कर रखा है। ठीक है। नेक्स्ट, समाजवाद, सोशलिज्म। सोशलिज्म पे इनका मानना था, इन्होंने अपने आप को कहा था मैं एक समाजवादी हूँ। ठीक है, क्योंकि पूरी रोटी भूखे रहने से तो अच्छा है कि हमें आधी रोटी मिल जाए, तो हमें समाज को सुधार कर ही हम अपनी तरक्की कर सकते हैं, और मैं इसे एक परिपूर्ण व्यवस्था मानता हूँ। ठीक है, वो समाजवाद को एक परिपूर्ण व्यवस्था मानते थे कि यही पूरी व्यवस्था है। नेक्स्ट, विवेकानंद का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ विवेकानंद। अब आपने पूरा चैप्टर रीड कर लिया तो आपको समझ में आ गया है इनका कितना योगदान रहा है। इन्होंने हमारे हिंदू धर्म को पश्चिमी जगत में पूरा प्रचार प्रसार किया, है ना, और जो समाज में व्याप्त बुराइयां थी उन्हें दूर करने का प्रयास करा और लोगों को आध्यात्म की ओर ले गए। ठीक है, जाति प्रथा, पश्चिमी अंधानुकरण, विविध तरह के अनुष्ठान और कर्मकांड, इन सब का इन्होंने विरोध किया। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था आपका, ये आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।